एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फ्रॉम द यूनिट सेल बायोलॉजी फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2025। तो पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। अभी मैं आपका कमेंट सेक्शन देख रही थी, ग्रुप में देख रही थी मैं, तो कुछ स्टूडेंट को ये है कि क्लासेस स्लो मतलब क्लासेस सिलेबस स्लो चल रहा है, सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा, ये है ना। देखो, मैं मानती हूँ ये कंसर्न है आप लोगों का, तैयारी कर रहे होते हैं तो ये चीजें मन में आ जाती हैं, यार सिलेबस कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, रिवाइज कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे। तो तुम्हारा ये कंसर्न मैं समझती हूँ, लेकिन तुम भी समझो कि जब तुम फीस देके यहाँ आए हो, इतना विश्वास तुमने मेरे ऊपर किया है, भरोसा किया है, फीस देके आप यहाँ आए हो, तो थोड़ा और कर लो। जब मैंने कहा है कि सिलेबस टाइम से पूरा होगा, और केवल सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, शॉर्ट नोट्स भी बनवाए जाएंगे, रिवाइज भी करवाया जाएगा, PYQs भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। तो काहे टेंशन लेते हो, ये बताओ। बस तुम्हें जितना काम दिया जाए उतना कर लिया करो। 1.5 घंटे में जितना भी पढ़ते हो उसे बिल्कुल रट लो और फिर आगे बढ़ो। ऐसे करोगे तो तुम्हें ज्यादा मतलब इस चीज में आसानी रहेगी। 1.5 घंटे की क्लास है, एक वीक तो 3 घंटे हो गए। 3 घंटे का मटेरियल आपको रोज दिया जाता है, तो उसे बिल्कुल पक्का कर लो रोज। बस इतना काम करो, ज्यादा टेंशन मत लो। इतना सा भरोसा और कर लो, जब मैंने कहा है सिलेबस टाइम से पूरा होगा। आपका एग्जाम हालांकि जून में होता है, लेकिन जून में नहीं होगा फॉर श्योर, क्योंकि CSIR नेट 6 मंथ का विंडो तो रखता ही है। तो पेपर आपका 1 मार्च में हुआ था, इससे अगर कंपेयर किया जाए तो जून में पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैंने सारा स्केड्यूल बना रखा है, सब कुछ। तो जून तक आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, और केवल सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, रिवाइज भी करवाया जाएगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे, आपके टेस्ट भी होंगे। देखो, ये जो क्लास मैं आज रख रही हूँ, ये मेरे हिसाब से तो एक्स्ट्रा की क्लास ही है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, मेरा काम तो खत्म हुआ। जो आज की क्लास पूरी ली जाएगी उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए कि बस मेरा करवाना इनफ नहीं है, आपको भी याद होगा तभी फायदा होगा। मैं, आप कह रहे हो 2 घंटे की क्लास के लिए मैं 3 घंटे की ले सकती हूँ, लेकिन फायदा क्या है? मैं तो पढ़ा दूंगी फटाफट फटाफट, 3 घंटे पढ़ा दिया मैंने। तुम्हें कुछ बुद्धि में नहीं घुसा है, तुम्हें कुछ चीजें याद नहीं हुई है, फिर क्या करोगे? तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान दो, और क्वांटिटी जितनी हम कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है। क्वालिटी आपको करनी है, मेरी साइड से पूरी क्वालिटी का मैं ध्यान रख रही हूँ। ये क्लास जो आज हो रही है या फिर आगे जब कभी भी क्लास होंगी, ये सब मेरी साइड से तो एक्स्ट्रा ही क्लास है। क्योंकि एक टीचर का अगर तुम यही मान रहे हो 2 घंटे की क्लास लो, तो मेरा तो बस ये है कि 2 घंटे में आई, पढ़ाया और चलो भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपको चीजें याद भी हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, हालांकि होती है लेकिन तुम लो नहीं बिल्कुल भी। बस इतना ध्यान रखो कि रोज का काम रोज हो जाए, शॉर्ट नोट्स रोज बना लो, और रिवाइज सारा अच्छे से कर लो। इतना भी अगर करते रहोगे, आपका जून तक ये 5 यूनिट बेहतरीन ढंग से मैं पूरी करवा दूंगी। और यूट्यूब पर जो होगा वो अलग है। हालांकि देखो, यूट्यूब पे भी इनफैक्ट मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है, अभी यहाँ की क्लासेस भी हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और बेनिफिट हो जाए, तो मैं यूट्यूब पे भी शुरू कर रही हूँ। जो यूट्यूब पे मैं तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रही हूँ, वो भी तो एक्स्ट्रा मान के चलोगे ना। तो चीजें ऐसी नहीं कि बस मैं आकर के पढ़ा रही हूँ, बैकएंड में बहुत काम करना होता है, बहुत ज्यादा। इस चीज को भी थोड़ा समझो। हाँ, और हाँ, ये भी तो बात है, मैं बेसिक्स भी तो पढ़ा रही हूँ। मैं बेसिक्स भी तो पढ़ा रही हूँ ना, इसमें भी तो टाइम लगता है। बाकी जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, वो सभी जो जहां हम आ जाए हैं ना, बायोकेमिस्ट्री में पीएच और बफर तक मिला करके 3 क्लास में चीजें खत्म हो जाती हैं। 3 क्लास में चीजें खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 4। और हम इसी टॉपिक पर लगभग हमारी 15 क्लास चलेंगी। तो उसका फायदा किसे है, मुझे या तुम्हें? मुझे अगर बस यही हो कि सिलेबस पूरा करवाना है, तो मैं भी 20-25 लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री खत्म कर सकती हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? तुमने यहाँ एनरोल किया है, मेरे ऊपर भरोसा करके तुमने क्लास ली है, ये कोर्स परचेज किया है, तो तुम्हें उस चीज का फायदा जिंदगी भर होना चाहिए।
कुछ भी तुम आगे जाकर कर रहे हो, आइदर तुम पढ़ा रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे आएंगे, इसीलिए बेसिक से पढ़ा रही हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पढ़ने बेसिक तो मुझे बता दो, मैं सीधा एडवांस पर लेके चलती हूँ और सिलेबस तुम्हारा फटाफट पूरा करवा दूंगी। अब वो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें ही है, जैसे तुम रिएक्ट करोगे मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। ठीक है। और अगेन मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, बस थोड़ा सा ये हुआ है कि आप थोड़ा सा विश्वास करो मेरे ऊपर, चीजें बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं। बस इतना याद रखिए कि जो काम होता है उसको रोज कर लो। अगर सपोज मैं 2-2 घंटे की क्लास या फिर 2.5-2.5 घंटे की क्लास लूंगी तो मेरे लिए तो हो जाएगा, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स सबके कैसे बनाओगे? टाइम तो लगता है ना इन चीजों में भी। तो इसलिए 1.5 घंटे की क्लास रखी गई है, ताकि मेरे लिए भी ठीक रहे और आप लोग भी अच्छे से मैनेज कर सकें चीजों को। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम कम मैं दे रही हूं तो मुझे बता सकते हो, मैं क्लासेस 2 घंटे की भी कर दूंगी। ठीक है। तो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों पर हम ध्यान दे रहे हैं, और मेरे साथ चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके एवरीवन। चलिए ठीक है, चलो तो फिर एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। फिर आज रिवाइज कर रहे हैं पूरा टॉपिक जितना हमने अब तक पढ़ लिया है सेल मेम्ब्रेन में। करेंगे रिवाइज। पीवाईक्यूज भी लेकर के आई हूं लेकिन ज्यादा नहीं ले पाई हूं। आज नोट्स ही रिवाइज करेंगे, और ये देख लेना कि मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हूँ। हाँ, जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, हो सकता है आप में से बहुत ज्यादा ऐसे हो जो ज्यादा परफेक्ट हो, लेकिन हाँ शुरुआत ऐसे कर सकते हो जैसे मैं बताऊंगी या स्लाइड्स तुम्हें दिखाऊंगी। मतलब तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा क्या चीजें ऐड करनी है और क्या चीजें हम स्किप कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमें जो रिवाइज करना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है केवल। इसके फंक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। जब फंक्शन पूरे होंगे तब एक क्लास फिर से फंक्शन के लिए रख ली जाएगी। आज केवल हम स्ट्रक्चर को रिवाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। 2-4 पीवाईक्यूज है वो भी सोल्व कर लेंगे। सो देखो, सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल ध्यान से अटेंटिव होकर के बैठ जाओ, बस सुनते रहो और समझते रहो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग है। बहुत सारे फायदे इस मेम्ब्रेन के हैं। सबसे पहला फायदा ये है, ये बैरियर कर देती है, बाहर की चीजें बाहर, अंदर की चीजें अंदर। दूसरा, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो चीजें हमें चाहिए हैं केवल वही सेल के अंदर जाएंगी। तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन काम कैसे करती है मेम्ब्रेन उससे पहले ये जानना जरूरी है उसकी स्ट्रक्चर कैसे है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज करती है सेल को, इसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर देती है और डिफरेंस कर देती है बिटवीन द साइटोसोल एंड जो बाहर की चीजें हैं। जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो सब एक जनरल स्ट्रक्चर को शेयर करती हैं। बहुत सारी से मतलब है जितने भी टाइप के सेल हैं, आइदर प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो। यूकैरियोटिक में प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो, सभी की मेम्ब्रेन लगभग एक जैसी होती है। एज वेल एज सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास खुद की मेम्ब्रेन है, उनकी स्ट्रक्चर भी सेम देखी गई है जो कि बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव अ कॉमन जनरल स्ट्रक्चर। और उसमें क्या है, स्ट्रक्चर में भी क्या है, एक पतली सी थिन लेयर है लिपिड की, और बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन एम्बेडेड है, और सारे साथ में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, जैसे कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, जैसे कि वंडरबॉल इंटरेक्शंस। ये पढ़े थे ना हमने नॉन कोवेलेंट में, आयनिक भी हो सकते हैं। तो इन बॉन्ड की हेल्प से ये आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हो, ये लिपिड की बाई लेयर है, यहाँ पर एक लेयर है, यहाँ पर एक लेयर है, और बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन इम्बेडेड है। इसी से पूरी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनती है। फर्क कहाँ आता है, हो सकता है कि किसी ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन, कोई प्रोटीन ज्यादा हो, कोई प्रोटीन कम हो, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगी कि लिपिड की बाइलेयर है और बीच में प्रोटीन एम्बेडेड है। यही है सब कुछ, बस इनका जो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी कर सकती है, ज्यादा या कम हो सकती है। तो ये है अपनी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखो लिपिड जो है वो बाइलेयर की फॉर्म में होती है जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। हमारी मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होगी बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, और प्रोटीन्स होंगे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो पहले पढ़ लेते हैं लिपिड के बारे में। ये फ्लो चार्ट आप जरूर से ड्रॉ करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनका कंपोजिशन वैसे हालांकि वेरी करता है बहुत, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग बराबर होता है। और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कभी भी अकेले नहीं मिलते हैं, या तो प्रोटीन से कंबाइन है या तो लिपिड से कंबाइन है। ये जो लिपिड है ये बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जो भी मेम्ब्रेन का फंक्शन जैसे ट्रांसपोर्ट करना, सिग्नलिंग करना, कोई एक्टिविटी को शो करना, ये सब काम प्रोटीन करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर लिपिड प्रोवाइड करेंगे। जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी मेम्ब्रेन में, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टिरोल्स। ये सब क्या है पढ़ेंगे अभी। प्रोटीन भी मेन 2 टाइप के रखे गए हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल में भी 2 टाइप होते हैं, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब कि मोनोटोपिक, एक होते हैं पॉलीटोपिक। पेरिफेरल जो कि पेरिफेरी पर होते हैं। और लिपिड में हमने देख लिए हैं, या तो वो प्रोटीन से कंबाइन है तो कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से जुड़े हुए हैं तो कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये कंपोजिशन है हमारी मेम्ब्रेन की। फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है सेल को रिकॉग्नाइज करवाना और सेल टू सेल अटैचमेंट करवाना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। आगे जो लिपिड्स हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड एंड स्टिरोल। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड यानी लिपिड्स जो होते हैं वो 2 पार्ट से मिलकर बने हैं, एक बैकबोन होती है और एक साइड में फैटी एसिड कनेक्ट होती है। तो देखो लिपिड आर ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि ग्लिसरोल या स्फिंगोसिन से बने हैं, जो एक्ट करते हैं एज अ बैकबोन और साथ में फैटी एसिड से मिलकर बने हैं। अभी ये जो बैकबोन के लिए हम यूज कर रहे हैं ग्लिसरोल, स्फिंगोसिन, ये क्या है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट सर्व एज अ बैकबोन फॉर मेनी लिपिड्स। ये बाइंड करते हैं फैटी एसिड से अलग अलग तरीके से। अब फैटी एसिड क्या है? ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की बनी हुई चेन है, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन कार्बन की चेन बनी हुई है, एक एंड पर COOH होता है। यानी फैटी एसिड के पास COOH एक एंड पर है और बाकी पूरी एक टेल सी होती है हाइड्रोकार्बन की बनी हुई, तो इसको बोलते हैं फैटी एसिड। ये इनकी जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है, और लेंथ में मतलब जो टेल है उसमें डबल बॉन्ड है तो आप उसे कहोगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आप कहोगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेशन भी हो सकता है, अनसैचुरेशन भी हो सकता है, और लेंथ भी वेरी कर सकती है। यानी जो कार्बन की चेन बनी हुई है उसमें कार्बन 14 से लेकर के 24 तक हो सकते हैं, तो लेंथ भी वेरी करती है, और लेंथ में जो बॉन्ड है ये भी वेरी करते हैं। तो लिपिड किससे बने हैं? हालांकि सारे ही लिपिड इनसे बने हैं। हमारी मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो भी इन्हीं से बने हैं कि एक तो बैकबोन होती है और साइड में फैटी एसिड से वो कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ग्लिसरोल है ये कुछ ऐसा होता है, यानी कि इसके पास 3 कार्बन होते हैं और ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, यानी एक से ज्यादा इसके पास OH ग्रुप है। स्फिंगोसिन की बात करें, स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं। बस याद रखना ये है कि स्फिंगोसिन का जो टर्मिनल है उस पर CH2OH होता है, इसके तुरंत बाद NH2 होता है। तो स्फिंगोसिन भी एक अल्कोहल है, ग्लिसरोल भी एक अल्कोहल है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है और ये अमीनो अल्कोहल है। यानी स्फिंगोसिन एक ऐसा अल्कोहल है जिसके पास अमीनो ग्रुप यानी NH2 भी प्रेजेंट होता है। दोनों एक्ट करते हैं एज अ बैकबोन। बैकबोन का काम क्या है? फैटी एसिड से कनेक्ट होना। तो स्फिंगोसिन के केस में फैटी एसिड इसी अमीनो ग्रुप से कनेक्ट होती है, जबकि ग्लिसरोल में इन OH से कनेक्ट होती है। तो स्फिंगोसिन के एंड पर CH2OH है, फिर तुरंत ही अमीनो ग्रुप है, फिर उसके बाद तुरंत ही फिर OH है, और फिर पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन है, और यहाँ पर बीच में एक डबल बॉन्ड भी है। तो इतना तुम याद रखोगे दोनों के बारे में। फैटी एसिड क्या होते हैं मैंने बता ही दिए हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल बेस्ड है, हम पहले बात कर रहे हैं ग्लिसरॉल बेस्ड फैटी एसिड लिपिड्स की, मतलब ऐसे लिपिड जो जिसमें ग्लिसरॉल को एज अ बैकबोन यूज किया गया है। तो ये देखिए ग्लिसरॉल है और ये अलग अलग हमारी फैटी एसिड है, सारी सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं,
कोई सैचुरेटेड कोई अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, वेरी करता है बहुत। लेकिन बस ये सबका फिक्स है कि सभी के एंड पर COOH होता है। यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए ये जो फैटी एसिड है एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अपना OH डोनेट कर देती है। इधर ये ग्लिसरॉल अपना H डोनेट कर देता है, तो इधर से OH आया, इधर से H आया, दोनों मिलकर के पानी पानी हो गए, तो पानी बाहर निकल गया। और बीच में जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ये भी बहुत जरूरी बात है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो अपना एस्टर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर भी चीजें वेरी करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लिसरॉल हमने पूरा ले लिया है एक मॉलिक्यूल, लेकिन उससे एक ही फैटी एसिड कनेक्ट हो पाई है। अगर ऐसा होता है तो उसे हम मैग बोलते हैं, यानी मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। ऐसा ग्लिसरॉल जिसमें एक ही एसाइल ग्रुप है, यानी एक ही फैटी एसिड है। तो ये बाकी के जो OH है ये हो जाते हैं पोलर हेड। पोलर हेड क्या होते हैं? जिनके पास कोई चार्ज होता है, तो ये पोलर हो जाते हैं। बाकी जो पूरा बना है यहां से लगा करके यहां तक, ये पूरा नॉन पोलर हो जाता है। तो उसके पास जो पोलर है उसको हम हेड बोल देते हैं, जो नॉन पोलर है उसको हम टेल बोल देते हैं। तो मैग में केवल एक ही टेल होगी, क्योंकि हमने एक ही फैटी एसिड लिया है, और ऊपर बड़ा सा इसका हेड होगा जिसको हम पोलर हेड बोलते हैं। तो यहाँ हेड बड़ा हो जाता है, टेल छोटी हो जाती है, तो इसे आप कहेंगे मैग। इसके बाद देखिए डैग क्या होगा। मैग में तो एक फैटी एसिड आई थी, डैग में दो फैटी एसिड आ जाती हैं, तो यहाँ पर दो टेल आ जाएंगी, ये पोलर हेड हो जाएगा। टैग भी बन सकता है। टैग में क्या होता है? टैग में जो तीनों ग्लिसरॉल के पास OH हैं वो तीनों ही कंबाइन हो जाते हैं तीन फैटी एसिड से, इसको टैग बोलते हैं। तो ये मैग है, डैग है, टैग है। हमारी मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा डैग मिलता है, सबसे ज्यादा डैग होता है। टैग तो कभी भी नहीं होगा, और मैग भी बिल्कुल मतलब बहुत कम, क्योंकि ये हेल्प करता है सेल सिग्नलिंग में, तो वहां देखा जा सकता है, लेकिन मेनली तो अपने डैग ही होते हैं। फिर काम क्या है इसका? ये हेल्प करता है सेल सिग्नलिंग में, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, सेल के अंदर ये देखने को मिलते हैं। जबकि डैग हमारी मेम्ब्रेन का एक सबसे ज्यादा मिलने वाला कॉमन फॉर्म है। ये स्ट्रक्चरल रोल को परफॉर्म करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, और इसकी पोलर हेड को और ज्यादा पोलर करने के लिए इस पर कुछ भी चीजें ऐड कर दी जाती हैं। इस पर फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं, ग्लूकोज ऐड कर सकते हैं, फिर फॉस्फेट पर भी हम अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हैं। वो हमने इसलिए की है ताकि ये और ज्यादा पोलर हो जाए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो इसको और करने के लिए पोलर हम चीजें ऐड कर सकते हैं। अब ये टैग कहाँ यूज करते हैं? मेम्ब्रेन में तो यूज नहीं किया है। टैग को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने में। सपोज आपने बहुत सारे फैटी एसिड को कंज्यूम कर लिया, खा लिया है, तो उन सभी फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ में ऐड करके टैग में कन्वर्ट करके जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वहां भर देते हैं। यहाँ सब इकट्ठे हो जाएंगे। और एक बात और, जैसे इनमें पोलर हेड है, नॉन पोलर है, पोलर हेड है, नॉन पोलर है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, पोलर भी नॉन पोलर भी, उसे हम एम्पीफिलिक बोलते हैं। तो मैग भी और डैग भी दोनों एम्पीफिलिक है, लेकिन टैग एम्पीफिलिक नहीं है, क्योंकि टैग में तीनों OH से 3 एस्टर बॉन्ड बन के फैटी एसिड आ गई है, तो पोलर तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये कंप्लीटली नॉन पोलर होता है। तो ये जो दिखाए गए हैं ये पोलर नहीं है, बस ये बताया गया है कि ये ग्लिसरॉल का बैकबोन है और यहाँ 3 फैटी एसिड है। तो ये कभी भी मेम्ब्रेन में नहीं होंगी पहली बात, और ये एम्पीफिलिक भी नहीं है, कंप्लीटली नॉन पोलर है। किस लिए इस्तेमाल किए हैं? एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, और एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये भरे होते हैं, तब जाकर के एनर्जी को स्टोर करते हैं। एक बात और देखिए, एम्पीफिलिक हमने देख लिया क्या है। एम्पीफिलिक वो कंपाउंड है जिनके पास पोलर एंड नॉन पोलर दोनों चीजें होती हैं। जो पोलर है उसको हम हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग बोलते हैं, और जो नॉन पोलर है उसको हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग बोलते हैं, वाटर फियरिंग या फिर हेटिंग। तो ऐसे ही हमारे मेम्ब्रेन में देखे गए हैं, जैसे देखो ये देखे गए हैं, ये हमारे मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा होते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, अब ये जो लिपिड्स हैं, अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो देख ली है। अगर ग्लिसरॉल है तो हम कहेंगे ग्लिसरोलिपिड, अगर स्फिंगोसिन है तो हम कहेंगे स्फिंगोलिपिड। अभी हम ग्लिसरॉल देख के आए हैं। अभी ग्लिसरॉल में भी दो चीजें और मिल सकती हैं। हमने कहा ग्लिसरॉल बेस करने पर लिपिड 3 टाइप के हो सकते हैं, मैग, डैग और टैग। हमारी मेम्ब्रेन में केवल डैग मिलता है। अब डैग में भी दो वेरिएशन हो सकते हैं कि ये जो डैग है
इसके पोलर हेड पर हमने क्या लगा दिया है, हम क्या क्या लगा सकते हैं, या तो फॉस्फेट लगा सकते हैं या तो हम कार्बोहाइड्रेट लगा सकते हैं, बस। तो इसी के बिहाफ पर इसके दो पार्टीशन हो गए हैं। अगर मैंने डैग पर फॉस्फेट लगा दिया है तो वो फॉस्फोलिपिड बन जाता है, और अगर मैंने उस पर कार्बोहाइड्रेट लगा दिया है तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। बिल्कुल सेम सी बात है, फॉस्फेट लगाया तो फॉस्फोलिपिड, और अगर कार्बोहाइड्रेट लगाया तो ग्लाइकोलिपिड। अगेन अब बैकबोन क्या हो सकती है, बैकबोन अगर ग्लिसरॉल है तो आप उसे कहेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। देखो कितना आसान है, ग्लिसरो यानी आपने ग्लिसरॉल लिया है और फॉस्फेट लगा दिया है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अगर आपने बैकबोन स्फिंगोसिन ली है और फॉस्फेट ही लगाया है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, आप कार्बोहाइड्रेट लगा रहे हैं लेकिन बैकबोन आपने यूज की है ग्लिसरॉल की, तो वो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। और अगर आपने बैकबोन लगाई है स्फिंगोसिन की तो ये स्फिंगोग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। ठीक है, बस एक बात और याद रखोगे, अगर इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ये ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फेट मेनली ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं। और अगर ग्लाइकोलिपिड की बात करते हैं तो वो स्फिंगोसिन थोड़े ज्यादा कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। हालांकि मिलते चारों हैं, बट कौन ज्यादा मिल रहा है कौन कम, वो भी आप याद रखेंगे। तो ये अलग अलग टाइप हो गए हैं। तो देखो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बनते कैसे हैं, सेम बात, ग्लिसरॉल फॉस्फेट लगा रहे हो और मेम्ब्रेन में लगा रहे हैं तो डैग आएगा, यानी पहले ही ग्लिसरॉल पर दो फैटी एसिड तो एस्टर बॉन्ड से आ गई हैं। जो थर्ड वाला कार्बन है उस पर जो OH है वो अब फैटी एसिड से नहीं कंबाइन करेगा, वो कंबाइन करेगा फॉस्फेट से। सो फॉस्फेट और ये OH इनके बीच में बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बिल्कुल सेम जैसे यहाँ एस्टर बना है, बस यहाँ एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए हमने फॉस्फेट को यूज कर लिया है तो बॉन्ड का नाम हो गया है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये तो पहले से डैग तो था ही, डैग में जो थर्ड कार्बन है उस पर हमने फॉस्फेट लगा दिया है तो ये बन गया है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बन गया है, और इसको नाम दिया जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। अभी यहाँ एक गुंजाइश और है, इस फॉस्फेट पर भी एक पॉइंट ऐसा है जहां हम और चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं ऐड किया है तो नाम है फॉस्फेटिडिक एसिड, कुछ ऐड कर दिया है तो नाम अलग अलग हो जाते हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। तो अब स्ट्रक्चर कैसी हो गई है, पोलर हेड पहले भी था डैग में और अब भी है, लेकिन फर्क ये है कि पहले डैग में जो पोलर हेड था वो केवल OH से बना हुआ था, लेकिन अब ये जो पोलर हेड है ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से है। पहले ये इस OH की वजह से था, लेकिन अब ये OH तो रहा नहीं, लेकिन इसी को हटा करके हमने फॉस्फेट लगा दिया है। फॉस्फेट के पास भी चार्ज होता है तो ये भी पोलर है। सो अब जो पोलर हेड आया है फॉस्फोलिपिड में, पोलर हेड फॉस्फेट की वजह से आया है और ये जो टेल है ये तो फैटी एसिड की वजह से ही है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। अब अगर कुछ नहीं है तो फॉस्फेटिडिक एसिड, अगर कुछ लगा दिया तो क्या होगा, नाम अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखो ये ग्लिसरॉल है, दोनों पर फैटी एसिड पहले ही बुक है, थर्ड पर फॉस्फेट बिल्कुल बुक है, यहाँ पर एक नेगेटिव पहले ही बुक है, ये जो X है ये अलग अलग हो सकते हैं। अगर इस X पर आपने लगा दिया इथेनॉल अमीन, नाम ये भी आसान है, स्ट्रक्चर भी आप याद सकते हो, इथेनॉल अमीन, ईथ यानी दो कार्बन, ओल आया है तो OH है, अमीन है तो NH2 है, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें दो तो कार्बन है और ओल है, साथ में अमीन ग्रुप है, अमीन यानी NH3 पॉजिटिव, तो ये बन गया है इथेनॉल अमीन। अगर यहां लगा दोगे तो बन जाएगा फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन। बस पहले क्या था, फॉस्फेटिडिक एसिड था, अब आपने वहीं पर लगा दिया है इथेनॉल अमीन तो फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन आ जाएगा, जिसको शॉर्ट में हम PE बोलते हैं। चार्ज और देख लो, यहां फॉस्फेट पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और जो आपने यहां लगाया है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि जो PE है, PE उस पर 0 चार्ज होता है, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने लगा दिया है सेरीन, सेरीन क्या है, एक अमीनो एसिड है, स्ट्रक्चर आपको पता ही होगी, कार्बन होता है, एक साइड अमीनो ग्रुप होता है,
अमीन ग्रुप होता है, एक साइड ये ओ मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड H होता है, और अगर सेरीन दिया है तो CH2 करके OH भी होता है। ये सेरीन का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है। ऐड कर दोगे तो नाम इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फोस्फेटाइडल सेरीन। शॉर्ट में बोलोगे PS। चार्ज क्या आएगा, अभी देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया है और हमने इसको यहां लगाया है, ये नेगेटिव तो रह ही गया है, तो इस पर PS पर जो ओवरऑल चार्ज है वो -1 का आता है और इस पर 0 आता है। ऐसे ही अगर आप कोलिन लगाओगे, कोलिन क्या है, ये भी एक ग्रुप है, कोलिन का फॉर्मूला क्या है, जैसे आपने इथेनॉल अमीन पढ़ा ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज होकर के, ये भी ईथ है ये भी ओल है, लेकिन यहां पर जैसे NH3 थे, इन 3 H को रिप्लेस कर दिया हमने CH3 से, बस इतना चेंज है कोलिन में और इथेनॉल अमीन में। तो ये अपना कोलिन बन गया है। इसे अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा फोस्फेटाइडल कोलिन, जिसको हम PC बोलते हैं। चार्ज कितना होगा, अगेन न्यूट्रल होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये चार्ज जो है इस पर 0 हो जाता है। फिर इनोसिटोल क्या है, इनोसिटोल एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके हर एक कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं इनोसिटोल। जब यहां कंबाइन कर दोगे तो ये हो जाएगा फोस्फेटाइडल इनोसिटोल, ये हो जाएगा फोस्फेटाइडल इनोसिटोल। चार्ज कितना होगा, -1, क्योंकि इस पर खुद का तो कोई चार्ज नहीं है, तो जो फोस्फेट पर नेगेटिव है वही इसका पूरे का चार्ज -1 हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है कार्डियोलिपिन, इसको हम डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, यानी ये डैग है और डैग पर आपने फोस्फेट लगाया तो ये फोस्फोलिपिड बन गया, यानी कि फोस्फेटिडिक एसिड, एक और फोस्फेटिडिक एसिड, और दोनों को हमने एक थर्ड ग्लिसरॉल से कंबाइन कर दिया, यानी फोस्फेटिडिक फोस्फेटिडिक, और दोनों को हमने किसके साथ जोड़ा है, एक ग्लिसरॉल के साथ में, तो इसको बोलते हैं डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल बोलते हैं, कार्डियोलिपिन भी बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, देखो एक ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है, कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है, तो -2 का चार्ज इस पर प्रेजेंट होता है। ये बहुत जरूरी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद रखनी होंगी, यहां से भी याद रख सकते हो, कॉमन नेम भी याद रखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में देखो ऐसा कर लेना, जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ये फ्लो चार्ट बनाना जरूर से, और साथ में बस जो ये टेबल है, जैसे लेसिथिन है इसका कॉमन नेम, इसका सिफेलिन है, तो आप यहीं पर लिख सकते हो, यहीं पर लिख सकते हो, ये टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये टेबल ड्रॉ कर रहे हो तो साथ में ना इनकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे, जैसे कि आपने लगाया है कोलिन, कोलिन का स्ट्रक्चर क्या है, आप यहाँ ड्रॉ कर लोगे छोटा सा, यहाँ पर इसकी ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से, और अगर ऐसे बना रहे हो तो इसमें सारी चीजें कवर आ गई हैं, बस इनके कॉमन नेम लिख लेना, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चीज लिखोगे। तो यहाँ पर देखो फोस्फेटिडिक एसिड है, शॉर्ट में बोल रहे हो PA, चार्ज है -1। कार्डियोलिपिन डाइफॉस्फेटाइडल पढ़ा था हमने, Cl होता है, चार्ज क्या है, -2। फोस्फेटाइडल कोलिन, शॉर्ट में या फिर कॉमनली इसको बोलते हैं लेसिथिन, जरूर याद रखोगे, इस नाम से भी क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट ये ना देकर के आपको नाम भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम आप याद रखेंगे। तो लेसिथिन हो गया है, फोस्फेटाइडल कोलिन को लेसिथिन भी बोलते हैं, PC बोलते हैं, और न्यूट्रल होता है। फोस्फेटाइडल इनोसिटोल का कोई दूसरा नाम नहीं है, PI बोलते हैं, चार्ज -1 का है। फोस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन को सिफेलिन बोलते हैं और उसको PE कहेंगे शॉर्ट में, ये भी न्यूट्रल है, और ये सेरीन PS बोलते हैं और ये नेगेटिव है। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर याद कर लोगे ना तो फिर ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, खुद फाइंड आउट कर लोगे। सपोज आपको अगर कोलिन की स्ट्रक्चर याद है तो आपको पता है कोलिन पर पॉजिटिव चार्ज है, फोस्फेट पर नेगेटिव है, दोनों न्यूट्रल हो गए, तो जो PC है उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो स्ट्रक्चर अगर याद कर ली तो ये याद करने की जरूरत है नहीं, और स्ट्रक्चर याद करनी ही है तो वो तो करोगे ही आप, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया है फोस्फोलिपिड के बारे में, हमने पढ़ा अभी तक फोस्फोलिपिड। अब बात करते हैं स्फिंगोलिपिड के बारे में। अब तक हमने क्या पढ़ा, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, यानी बैकबोन हम यूज कर रहे थे ग्लिसरोल की, अब हम बैकबोन यूज करेंगे स्फिंगोसिन की, जो कि एक अमीनो एल्कोहल है।
सो स्फिंगोफोस्फोलिपिड की बात करेंगे तो किससे बना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझो। स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, कितनी फैटी एसिड, एक ही कंबाइन हो पाएगी। जैसे ग्लिसरॉल में हम दो फैटी एसिड लगा सकते थे, यहां दो नहीं लगा पाएंगे, यहां एक ही लगती है। सो स्फिंगोसिन एक फैटी एसिड और फोस्फेट लगा दोगे तो बन जाएगा स्फिंगोफोस्फोलिपिड। इससे पहले एक टर्म और समझो जिसको बोलते हैं सेरामाइड। सेरामाइड क्या होता है, ये आपका स्फिंगोसिन है कंप्लीट, स्फिंगोसिन है ये, और स्फिंगोसिन में आपने जो अमीनो ग्रुप है उस पर आपने लगा दिया एक फैटी एसिड। ये बॉन्ड भी याद रखना है, कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ एमाइड बॉन्ड बनता है। ये सेम वही बॉन्ड है जो दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है। सो ग्लिसरॉल में फैटी एसिड अपनी बैकबोन से कंबाइन हुई थी विद द हेल्प ऑफ एस्टर, यहां पर कंबाइन होगी विद द हेल्प ऑफ अमाइड बॉन्ड। सो एक ही फैटी एसिड आती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सेरामाइड। देखो अभी तक हमने ना कोई फॉस्फेट लगाया, ना हमने अभी तक कोई भी कार्बोहाइड्रेट लगाई है, बस स्फिंगोसिन फैटी एसिड, इसको बोलते हैं सेरामाइड। जैसे ग्लिसरॉल में हमने कोई फॉस्फेट नहीं लगाया था, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लगाया था, तो उसको हमने डैग बोला था क्योंकि दो फैटी एसिड आ गई थी। यहाँ एक ही आ सकती है तो उसको सेरामाइड बोलते हैं। सो स्फिंगोसिन प्लस वन फैटी एसिड। अभी कहाँ लगाएंगे फॉस्फेट या कार्बोहाइड्रेट, वो इस पर लगता है, जो लास्ट में ये जो OH प्रेजेंट है यहां पर चीजें ऐड होती हैं। तो देखो अगर मैं कह रही हूं स्फिंगोफोस्फोलिपिड तो मतलब इसमें क्या होगा, स्फिंगोसिन प्लस एक फैटी एसिड प्लस फोस्फेट होगा, तो बन जाएगा स्फिंगोफोस्फोलिपिड। और उस फोस्फेट पर अगर मैं कोलिन लगा देती हूं, जहां हमने उस केस में कहा था फोस्फेटाइडल कोलिन, यहां इसे नाम दिया जाता है स्फिंगोमाइलिन। बस ये एक ही एग्जाम्पल है जो कि स्फिंगोफोस्फोलिपिड में आपको पढ़ना है, बाकी सारे फोस्फोलिपिड ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं। सो इन दोनों को मिलाओगे तो सेरामाइड, ये फोस्फेट, ये कोलिन, चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो अगेन, क्योंकि यहाँ पर जो कोलिन है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, फोस्फेट पर है नेगेटिव, यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो ये आपका स्फिंगोमाइलिन है, स्फिंगोमाइलिन भी ध्यान से याद रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड की। अब ग्लाइकोलिपिड में हमारे पास दो एग्जांपल है, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। फर्क कहाँ है, बस फर्क इतना है ग्लिसरॉल ले रहे हैं और अब की बार फोस्फेट ना लगा करके कार्बोहाइड्रेट लगा रहे हैं। तो देखो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड किससे बना, ग्लिसरॉल प्लस टू फैटी एसिड, अब की बार हम लगा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में गैलेक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है, कुछ भी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ मैंने ये मेरे पास ग्लिसरॉल है, दो यहाँ फैटी एसिड हो गई हैं, जो थर्ड वाला कार्बन है उस पर मैंने अटैच कर दिया है एक गैलेक्टोज विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे फोस्फोलिपिड में थर्ड कार्बन से फोस्फेट अटैच हुआ था विद द हेल्प ऑफ फोस्फोएस्टर बॉन्ड, यहाँ पर थर्ड कार्बन पर ये जो ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज जो ऐड होंगी वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ऐड होंगी, तो ये बन गया आपका ग्लैक्टोलिपिड, ग्लैक्टोलिपिड बन गया। इसमें बहुत कम एग्जाम्पल है, ज्यादातर जो ग्लाइकोलिपिड है वो स्फिंगोसिन बेस्ड होते हैं। तो जैसे देखो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड क्या होंगे, बिल्कुल आसान, स्फिंगोसिन लोगे एक ही फैटी एसिड कनेक्ट कर पाओगे, अब की बार फोस्फेट न लगा करके कार्बोहाइड्रेट लगा दिया है, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं सेरामाइड। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्फिंगोग्लाइकोलिपिड इज सेरामाइड प्लस कार्बोहाइड्रेट, मिलकर के बन गया है स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट लगाया है ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने वहां लगा दिया है एक सिंगल शुगर लगा दी है, वो सिंगल कुछ भी हो सकती है, ग्लूकोज है, फेरक्टोज है, मैनोज है या फिर गैलेक्टोज है, कुछ भी आपने लगाई है तो इसका नाम हो जाएगा सेरिब्रोसाइड। नाम क्या हो जाएगा, सेरिब्रोसाइड हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो सेरामाइड अलग था, सेरामाइड क्या है, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड सेरामाइड। लेकिन सेरामाइड पर आपने एक और सिंगल शुगर लगा दी है तो वो सेरिब्रोसाइड हो जाता है।
अगर आपने लैक्टोज लगा दिया जो कि एक डाइसैकेराइड है, तो नाम हो जाएगा लैक्टोसाइल सेरामाइड। मतलब बस आपने क्या किया, सेरामाइड पर लैक्टोज लगा दिया है, तो लैक्टोसाइल सेरामाइड हो जाएगा। अगर आपने ओलिगोसैकेराइड लगाए हैं, यानी एक से ज्यादा शुगर की यूनिट लगा दी है और यहीं पर सियालिक एसिड भी हम लगाते हैं, तो वो बन जाता है आपका गैंग्लियोसाइड्स। ये बन जाता है गैंग्लियोसाइड। और शुगर अगर सल्फेट लगाए हैं तो सल्फेटाइड्स बोल जाते हैं। तो जैसे जैसे लगा रहे हो ऐसे ऐसे इसका नाम चेंज होता रहता है। याद रहेंगी बातें। सो ये आपके हो गए हैं लिपिड के बारे में कि कौन कौन से लिपिड हैं। जैसे कि देखो, ये स्फिंगोग्लाइकोलिपिड में ही देख लीजिए, ये है गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड क्या था, सेरामाइड प्लस सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, और आपने क्या लगाई है, वो भी क्या लगा दी है, गैलेक्टोज, तो ये बन जाएगा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। अगर ग्लूकोज लगाते तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, फ्रक्टोज लगाते तो फ्रक्टोसेरिब्रोसाइड, ऐसे हो सकता है। सो जैसे देखो, ये अपना पूरा स्फिंगोसिन है, जिसमें कि यहाँ पर ये लगी है फैटी एसिड की टेल। ये इसकी खुद की टेल है, जिसके खुद के कार्बन थे ना बहुत सारे, वो ये है। जो उसने अटैच किए हैं अपने अमीनो ग्रुप से, वो ये है। तो यहाँ पर भी समहाउ दो टेल बन जाती है, लेकिन वो दोनों टेल बाहर से नहीं ली गई हैं, एक उसकी खुद की है, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन से बना है, और एक उसने खुद से अटैच किया है। और जो लास्ट में OH है, CH2OH करके था, वहीं से चीजें ऐड होती हैं। तो अगर यहाँ आप फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो ये स्फिंगोफोस्फोलिपिड बन जाएगा। यहाँ आपने कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिए हैं तो ये स्फिंगोग्लाइकोलिपिड बन गया है, और साथ में आपने गैलेक्टोज ऐड किया है तो नाम हो जाएगा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। ठीक है। अभी गैंग्लियोसाइड क्या थे, जिसमें ओलिगोसैकेराइड यानी बहुत सारी शुगर की यूनिट है, साथ में नाना यानी कि सियालिक एसिड भी यहाँ पर लगाया जाता है। सो ये अपना अगेन सेरामाइड हो गया है, उस पर हमने बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट लगा दी है, और फिर यहीं पर ये नाना लगा हुआ है यानी सियालिक एसिड, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। तो फिर ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पर अटैच्ड है। अगर ऐसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी है, उसको कंबाइनली आप गैंग्लियोसाइड्स बोलते हैं, गैंग्लियोसाइड्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए हैं ग्लाइकोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड। अभी ये भी बात बहुत ध्यान से याद रखनी है। याद क्या रखना है कि जो फॉस्फोलिपिड है उसमें हमने पढ़ा है कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, लेकिन दोनों लेयर में जो फॉस्फोलिपिड हम लगाते हैं या फिर स्फिंगोलिपिड हम लगाते हैं वो सेम नहीं है, मतलब एसिमेट्रिकल है हमारी मेम्ब्रेन। बाहर अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड ज्यादा है, अंदर अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड ज्यादा है। कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, बहुत जरूरी है। लेकिन एक ट्रिक यहाँ है कि जिसके पास भी कोलिन लगा हुआ है वो आउटर साइड मिलेगा। अब कोलिन हमने कहाँ पढ़ा, एक तो हमने कोलिन पढ़ा था फोस्फेट पर ऐड हुआ था, लेकिन बैकबोन ग्लिसरॉल वाली थी, नाम क्या था, फोस्फेटाइडल कोलिन, और दूसरा नाम क्या था, लेसिथिन था, है ना। तो ये आउटर होगा। और हमने कोलिन कहाँ लगाया, कोलिन लगाया जहां पर बैकबोन स्फिंगोसिन थी, उसका नाम था स्फिंगोमाइलिन, तो वो वहीं पर होंगे। और वन मोर थिंग, जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं, मतलब कि जहां कार्बोहाइड्रेट की बात आ गई है, वो हमेशा आउटर पर ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है आइदर वो प्रोटीन से जुड़े हों या फिर वो लिपिड से, वो आउटर में ही मिलेंगे। तो ग्लाइकोलिपिड यानी लिपिड से हमने ऐड कर दिया है कार्बोहाइड्रेट, तो वो भी आउटर पर ही मिलेंगे। तो ये बात याद रखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। देखो, ये इसका है एक्सोप्लाज्मिक फेज और ये है एंडोप्लाज्मिक फेज। यहां पर आप देख सकते हैं ये है स्फिंगोमाइलिन, ये है ग्लाइकोलिपिड, ये है फोस्फेटाइडल कोलिन। ये तीन चीजें बाहर बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा नहीं कि अंदर नहीं है, अंदर है, लेकिन एज कंपेयर टू द आउटर फेस बहुत बहुत कम होती है। बाकी जितने भी बच गए हैं वो सब आपके अंदर है, जैसे कि फोस्फेटाइडल इनोसिटोल अंदर ही होगा। आपने अगर पढ़ी है सेल सिग्नलिंग तो वहां पर इसका रोल होता है, और हमें पता है कि सेल की सिग्नलिंग वो अंदर वाली होती है, तो ऑफ कोर्स ये भी अंदर ही होगा। तो फोस्फेटाइडल इनोसिटोल क्योंकि हेल्प करता है सेल सिग्नलिंग में, तो ये अंदर की साइड होगा। ये जो सेरीन है ये भी अंदर ही होता है, क्योंकि ये अगर बाहर आ गया तो सेल की डेथ हो जाएगी। अगर हमें सेल की डेथ करनी है तो ही ये बाहर होगा,
अदरवाइज ये अंदर होगा। कोलेस्ट्रॉल दोनों साइड हो सकता है, यहाँ भी आगे पढ़ेंगे इसको। अब बच गया है इथेनोलामीन, ये भी अंदर ही होता है। तो जिसके पास भी कोलिन है और कार्बोहाइड्रेट है वो फॉर श्योर बाहर, बाकी सब चीजें अंदर। ठीक है, तो ये कंपोजिशन भी आप याद रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं फोस्फेटाइडल कोलिन कहां होगा, आउटर लीफलेट में ज्यादा होता है। फोस्फेटाइडल इथेनोलामीन इनर में ज्यादा होता है। पीएसबी इनर में ज्यादा होता है। पीआईबी इनर में ज्यादा होता है। कार्डियोलिपिन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलता है। स्फिंगोमाइलिन ये आउटर में ज्यादा मिलेगा, और जो ग्लिसरोलिपिड है फिर ग्लाइकोलिपिड है वो भी आपको आउटर में ही मिलेंगे। फंक्शन भी यहाँ इनके लिखे हुए हैं, आप इसको लिख सकते हो। ओके एवरीवन, तो लिपिड का पार्ट हमने पूरा कर लिया है। अब आ गए हैं स्टिरोल पर। हमने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन में तीन चीजें हैं, लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। अभी हम लिपिड पढ़ रहे हैं। लिपिड में तीन टाइप के हमने पढ़े हैं, एक ग्लिसरोल बेस्ड, एक स्फिंगोसिन बेस्ड और थर्ड है स्टिरोल। अब ये क्या करते हैं, देखो स्टिरोल क्या है, ये रिजिड रिंग स्ट्रक्चर है जो स्टेरॉइड से रिलेटेड होती है और एक सिंगल पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ये कैरी करती है और एक छोटी सी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन की चेन है। मतलब कि स्टिरोल क्या है, एक टाइप के लिपिड ही है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ लिपिड है। लिपिड जो हमने पढ़े हैं उनमें अगर आप कुछ चेंज कर दोगे तब जाकर के स्टिरोल बनते हैं। इनमें भी फर्क क्या है, ये भी एम्पीफिलिक है, यानी कि एक पोलर हेड होता है और एक छोटी सी नॉन पोलर चेन होती है। तो डिफरेंट टाइप के स्टिरोल मिलते हैं अलग अलग के अंदर, अलग अलग के टाइप। जैसे कि जो अपने फंगस है उनमें अलग टाइप मिलता है, प्लांट में अलग टाइप मिलते हैं, एनिमल में अलग अलग किस बिहाफ पर हुए हैं, जो स्ट्रक्चर है उसमें ही थोड़ा बहुत चेंज आकर के वो अलग हो जाते हैं। बाकी कैटेगरी स्टिरोल की ही है। जैसे स्ट्रक्चर ये होती है, मतलब पहले एक पोलर ये हेड माना गया है जिस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बाकी फिर आपके पास चार चेन है, चार रिंग है, जिसमें से ये तीन 6 मेंबर्ड है और ये लास्ट वाली 5 मेंबर्ड होती है, जिससे ये हाइड्रोकार्बन की चेन लगी होती है। इसी हाइड्रोकार्बन की चेन में और ये जो रिंग है इनमें थोड़ा बहुत फर्क आकर के ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये भी जरूरी है, एनिमल के अंदर जो स्टिरोल मिलता है उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। प्लांट के अंदर जो मिलता है उसको कॉमनली फाइटोस्टिरोल बोलते हैं। उसमें अंदर तीन टाइप आते हैं, बीटा साइटोस्टिरोल, कैम्पेस्ट्रोल और स्टिग्मास्टिरोल। फंगस में जो मिलेंगे उसका नाम है एर्गोस्टिरोल। प्रोकैरियोट्स में ऐसा सच स्टिरोल नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिली है जो स्टिरोल लाइक है, जिसको हम होपेनोइड बोलते हैं। ठीक है, तो सबका काम तो बराबर है। जो कोलेस्ट्रॉल एनिमल में करता है वो ही फाइटोस्टिरोल प्लांट में करते हैं, वो ही एर्गोस्टिरोल फंगस में करता है। करते क्या है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बफर जो स्टिरोल है मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ बफर। बफर क्या होते हैं, जो चीजों को चेंज नहीं होने देते। बस चीजें अगर कम हो गई हैं तो उसको इतना बढ़ा देंगे कि वो नॉर्मल पर आ जाए, और अगर ज्यादा हो गई है तो उसको इतना कम कर देंगे कि नॉर्मल हो जाए। तो ये बफर इन्हीं को बोलते हैं, जो चीजें ना ही तो ज्यादा होने देते हैं और ना ही कम होने देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी बफर की तरह ही एक्ट करता है, मतलब मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसे मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइडिटी अगर ज्यादा हो गई है तो कम कर देगा, कम हो गई है तो ज्यादा कर देगा। और ज्यादा से मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब अप टू द नॉर्मल लेकर के आ जाएगा। सो अगर हाई टेम्परेचर होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कि जो लिपिड के ये हमने पढ़े हैं मॉलिक्यूल, ये मूव करना शुरू कर देते हैं, तो फ्लूइडिटी हाई हो जाती है। अब अगर फ्लूइडिटी हाई हो गई है तो इस चीज को रोकने के लिए बफर को यूज किया जाएगा। टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, चीजें वहां से पास ही नहीं हो पा रही हैं, तो उसको प्रिवेंट करता है वो बफर ही करेगा। तो बफर एक्ट करता है, स्टिरोल एक्ट करता है एज अ बफर। ओके एवरीवन, चलिए तो लिपिड हमने पूरा कर लिया है यहां तक। क्या कोई डाउट है, मुझे बताओ एक बार। नहीं नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल दोनों साइड होता है। कोलेस्ट्रॉल दोनों साइड है, उसमें कोई एसिमेट्री नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बफर की तरह एक्ट करता है, तो बफरिंग तो दोनों में ही चाहिए, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, तो कोलेस्ट्रॉल दोनों में होगा।
चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत जरूरी फैक्टर है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को या फिर हमारी मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, अगर हो गया है हाई टेम्परेचर तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा मूव करना शुरू कर देते हैं पार्टिकल्स। टेम्परेचर अगर लो हो गया है, आसपास का टेम्परेचर लो हो गया है, तो फ्लूइडिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, यानी वो टाइटली पैक हो जाते हैं। अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हैं तो उनके अनसैचुरेशन की वजह से किंक आ जाते हैं। मतलब वो जो है ना, जैसे हमने पढ़ा है कि ऐसे होती है टेल, लेकिन सपोज यहाँ डबल बॉन्ड है तो वो ऐसे ना रह करके फिर थोड़ी इस तरीके से हो जाती है, तो किंक आ जाता है। उस किंक की वजह से चीजें टाइटली पैक नहीं हो पाती हैं, पैक नहीं हो पाती हैं तो फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप मेम्ब्रेन में फैटी एसिड को डाल दोगे, वो भी अनसैचुरेटेड, तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि किंग्स ज्यादा हो जाते हैं। अगर फैटी एसिड हो गए हैं सैचुरेटेड तो वो डिक्रीज कर देगा फ्लूइडिटी को, क्योंकि वो टाइटली पैक हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ये मतलब ज्यादा कम नहीं करेगा, बफर की तरह एक्ट करता है, यानी अगर टेम्परेचर हाई है तो फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देगा, टेम्परेचर अगर लो है तो फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देगा, तो बफर की तरह काम करता है। लिपिड राफ्ट क्या करते हैं? लिपिड राफ्ट अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन लिपिड राफ्ट अगर मेम्ब्रेन में ज्यादा हो गए हैं तो वो उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, क्योंकि लिपिड राफ्ट एज अ ब्रेकर की तरह काम करता है। जैसे कि आप भागे जा रहे हैं और बीच में कोई बैरियर आ गया है, तो ऐसा काम करता है लिपिड राफ्ट, बेसिकली डिक्रीज करता है फ्लूइडिटी को। अगर प्रोटीन ज्यादा है तो, प्रोटीन अगर ज्यादा है तो अगेन जो फ्लूइडिटी है उसमें डिस्टरबेंस होता है, तो डिक्रीज कर देता है फ्लूइडिटी को। अगर हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो शॉर्ट है, छोटी है, यानी नॉन पोलर पार्ट छोटा है, तो फ्लूइडिटी वहां ज्यादा हो जाती है। अगर हाइड्रोकार्बन की चेन फैटी एसिड की बहुत लेंदी है तो वहां हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं, जिससे वो टाइटली पैक होकर के फ्लूइडिटी को कम कर देती हैं। और अगर सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और ट्रांस है, तो ट्रांस में जो सिस वाला होता है वो इंक्रीज करता है फ्लूइडिटी को, यानी सिस की वजह से ज्यादा किंक बनते हैं एज कंपेयर टू द ट्रांस। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। इन्हीं के बिहाफ पर क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मानो कोई बैक्टीरिया है, अगर वो फिलहाल अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर है और उसको ऑप्टिमम से हटा करके ज्यादा पर भेज दिया गया है, मानो उसका ऑप्टिमम 25 डिग्री है, तो एक बैक्टीरिया 25 डिग्री पर है, आराम से काम कर रहा है, हमने उस बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया है 35 पर या 45 पर, तो उसके सेल की मेम्ब्रेन में कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है यानी फ्लूइडिटी ज्यादा हो गई है, तो मेम्ब्रेन ट्राई करेगी कि फ्लूइडिटी को कम किया जाए। तो आप देखो इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लूइडिटी को कम कर रहे हैं, तो वो उसमें बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है, तो मेम्ब्रेन में जो फैटी एसिड अब जब लगेंगे वो कौन से होंगे? सैचुरेटेड होंगे। ठीक है जी, तो ये फैक्टर इसलिए हेल्प करते हैं, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अब बात करते हैं लिपिड राफ्ट की। लिपिड राफ्ट हमारे ही मेम्ब्रेन में मिलने वाले माइक्रो डोमेन है, मतलब जैसे पूरी मेम्ब्रेन है, कहीं कहीं पर डोमेन्स देखने को मिलते हैं, उन्हें बोलेंगे लिपिड राफ्ट। तो ये क्या है? लिपिड राफ्ट आर माइक्रो डोमेन within the plasma membrane that are rich in cholesterol, sphingolipid, specific protein। तो लिपिड राफ्ट में मेनली 3 चीजें देखी गई हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल है, आपका स्फिंगोलिपिड है, और स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। अब जब वो सारे साथ में आते हैं तो वो चीज जो पार्ट है, वो डोमेन है, वो पूरा रिजिड हो जाता है, ओडर्ड फॉर्म में आ जाता है, जिससे फ्लूइडिटी भी डिक्रीज होती है। तो लिपिड राफ्ट दे आर मोर ओडर्ड एंड लेस फ्लूइड देन द सराउंडिंग मेम्ब्रेन। जैसे आप देखो ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर किंक बने हुए हैं, बहुत कम से कोलेस्ट्रॉल है, कम इन द सेंस चीजें मैनेज हो रही हैं, ना ज्यादा ना कम। ऐसे ही यहाँ पर ना ज्यादा ना कम, लेकिन अगर बीच में आ गया है लिपिड राफ्ट तो आप देखोगे चीजें ज्यादा पैक्ड फॉर्म में है, सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, कोलेस्ट्रॉल कुछ ज्यादा ही है, और साथ में जो स्फिंगोलिपिड है वो भी ज्यादा है, जिस वजह से ये बन जाता है एक ओडर्ड स्ट्रक्चर। इसी को ही हम लिपिड राफ्ट बोलते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन ने ऐसा किया क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है कि चीजें यहां भी मैनेज थी यहां भी, तो ये बनाने की जरूरत क्या है? लिपिड राफ्ट के भी अलग अलग फंक्शन है,
इसीलिए लिपिड राफ्ट बना है। क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन तो होता है सेल सिग्नलिंग में हेल्प करती है। इस लिपिड राफ्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। तो हम इनडायरेक्टली यही कहते हैं कि लिपिड राफ्ट हेल्प इन द सिग्नलिंग। तो एक तो ये मेन फंक्शन है। एक एंडोसाइटोसिस करवाने में हेल्प करता है, मतलब जब चीजें अंदर जा रही होती हैं तो मेम्ब्रेन अपने आप को इनवेजिनेट करके एक वेसिकल बना देती है, उसके अंदर हम चीज को पैक करके भेजते हैं। तो जब वो वेसिकल बनती है, उस वेसिकल को बनाने में ये लिपिड राफ्ट मदद करता है, यानी कि एक तरीके से कहिए ये खुद ही इन्वेजिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से एंडोसाइटोसिस में भी मदद करता है। कुछ वायरस, कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो यहाँ से एंट्री लेकर के हमें इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के होम्योस्टेसिस में भी ये मदद करते हैं। आसपास अगर कोलेस्ट्रॉल सपोज करो ज्यादा या कम होता है तो यहाँ से चीजें मैनेज हो सकती हैं, इसीलिए लिपिड राफ्ट को बनाया गया है। कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि कंपोजिशन अगर देखी जाए तो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, स्फिंगोलिपिड होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। देख भी सकते हैं आप, सारे कैसे हैं, सैचुरेटेड है। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, थिकर देन द थिकर एंड लेस फ्लूइड। इसमें कंपेयर करोगे तो थोड़ा सी ज्यादा थिक हो जाती है और लेस फ्लूइड होती है। फंक्शन की बात करें तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है सिग्नलिंग के लिए, प्रोटीन को सॉर्ट करने के लिए और एंडोसाइटोसिस के लिए। इसमें हमने कहा है कि कुछ प्रोटीन भी होते हैं। वो प्रोटीन क्या है, जैसे कि कैविलोन। कैविलोन क्या है, एंडोसाइटोसिस जब हम करते हैं, जब ये इन्वेजिनेट होती है तो वहां पर ये प्रोटीन ही मदद करता है इसको इन्वेजिनेट करने में। अगर वहां जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन ज्यादा है तो ये सेल सिग्नलिंग में मदद करेगा। वहां पर कुछ एसआरसी फैमिली काइनेज भी होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में भी मदद करते हैं। फिर इनको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, इनको मेम्ब्रेन से कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कैसे आइसोलेट करेंगे। तो डिटर्जेंट रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन फ्रैक्शनेशन होता है, ये एक टेक्निक है, इसको हम पढ़ेंगे, कभी पढ़ लेंगे ये टेक्निक। इस टेक्निक की हेल्प से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। मुझे याद है थ्योरी पार्ट में मैंने ये बात नहीं पढ़ाई थी, इसलिए यहाँ स्पेशल लिख के लेके आई हूँ कि लिपिड राफ्ट को अगर स्टडी करने के लिए हमें आइसोलेट करना है, मेम्ब्रेन से निकालना है, तो हम DRM टेक्निक का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। सो ये हो गया है लिपिड राफ्ट। लिपिड अपने आप को मूव भी कर सकता है, ऑफ कोर्स मूव तो करेगा ही, क्योंकि हमने कहा है कि मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है, तो ये अपने आप को मूव करते हैं तभी तो वो फ्लूइड है। तो टोटल 4 टाइप के मूवमेंट देखे गए हैं। एक तो ये है कि विद इन द मेम्ब्रेन अपनी ही लीफलेट में लिपिड के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, जैसे ये यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां, इसको बोलते हैं लेटरल डिफ्यूजन, और ये सबसे ज्यादा होता है। एक ये है कि एक लीफलेट से दूसरी में आ गए हैं, यानी आउटर से इनर और इनर से आउटर मूव कर गए हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ हमें कुछ और चीजें ऐड करके ये काम करवाना पड़ेगा, यानी ये बहुत रेयर होता है। एक ये है कि वो वहीं पर ही अपने आप को बस रोटेट कर दिए हैं, तो ये रोटेशन होता है। एक ये है कि वहीं पर थोड़ा सा हिल डुल गए हैं, तो उसको फ्लेक्शन बोलेंगे। 4 टाइप के होते हैं, लेटरल, फ्लेक्शन, रोटेशन और फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा है जो खुद से नहीं होगा, इसको करवाना पड़ेगा। तो करवाने के लिए मेरे पास 3 टाइप के प्रोटीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कराते हैं। अगर मुझे कोई भी फोस्फोलिपिड इनर से आउटर लीफलेट में डालना है, सपोज करो पीएस है, फोस्फेट टाइडल सेरीन, हमने कहा है कि उसका अंदर होना बेहद जरूरी है, वो बाहर ना जाए अगर सेल की डेथ नहीं करवानी है तो, और किसी कारण से वो बाहर चला गया है तो अब मेम्ब्रेन चाहेगी कि उसको अंदर भेज दिया जाए। तो फिर वहां आता है फ्लिपेज। फ्लिपेज एनर्जी को यूज करके जो यहां पर लगा है फोस्फोलिपिड, इसको ट्रांसफर कर देता है इनर में। और सपोज कोई इनर में है, मान लो कोलिन आ गया है इनर साइड में और मुझे उसको बाहर भेजना है, तो मैं यूज करूंगी फ्लोपेज को, जो कि इसको बाहर लेके जाता है। अब ये फ्लिपेज क्या है, ये एक पी टाइप का एटीपीज है। इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि पी टाइप क्या होते हैं, एबीसी क्या होते हैं, बस यहाँ नाम याद रख लो। ये जो फ्लिपेज है ये पी टाइप का एटीपीज है, एटीपी को यूज करके चीजों को ट्रांसफर करता है, काम करता है। और काम क्या कर रहा है, आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट में चीजें लेकर के आ रहा है। फ्लोपेज क्या है, फ्लोपेज
जैसे कि O आया है यानी ये आउटर लेके जाता है, ये एक ABC टाइप का ट्रांसपोर्टर है जो अंदर से बाहर लीफलेट में चीजें लेके जाता है। और एक है ये स्क्रमलीज, ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है, मतलब चीजों को बैलेंस करने के लिए ये आउटर से इनर में भी और इनर से आउटर में भी लेके जा सकता है। सो यहाँ ये कोई एनर्जी को भी नहीं लेता है और चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। स्क्रमलीज दोनों साइड ये मूव करवा सकता है। तो इसी मूवमेंट की वजह से हम बोलते हैं कि जो लिपिड की लेयर है वो मूवेबल होती है, यानी कि फ्लूइड होती है। अभी लिपिड अपने आप को एग्रीगेट भी कर लेते हैं। हमने एक और नेचर देखा लिपिड का कि अगर आप उन्हें पानी में डाल देते हो तो वो अपने आप को एग्रीगेट कर लेते हैं, क्योंकि पानी भी ये चाहता है कि सारे ये जो लिपिड है वो एक साथ में आ जाएं और लिपिड भी समहाउ चाहते हैं कि हम साथ में आ जाएं। तो लिपिड जो है अपने आप को एग्रीगेट कर लेते हैं। अब एग्रीगेट डिपेंड करता है कि जो मोनोमर आप वहां दे रहे हैं वो कैसा है। उसी मोनोमर के बिहाफ पर अलग अलग तरीके से एग्रीगेशन होता है। जो आपने वहां मोनोमर दिया है, ये जो एम्फीफिलिक आपने दिया है, अगर वहां कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यानी जो पोलर हेड है और जो टेल है उनके बीच का रेशो बराबर नहीं है, हेड थोड़ा सा ज्यादा एरिया में है एज कंपेयर टू टेल, तो वहां पर माइसिलीज बनती है, यानी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है कि सारे हेड तो बाहर आ जाते हैं और सभी की जो टेल है नॉन पोलर है वो यहाँ बीच में आ जाता है, तो उनको माइसिलीज बोलते हैं। तो लिपिड एग्रीगेट होते हैं माइसिलीज में कब? यदि मोनोमर इस फॉर्म में हो, यानी कोन लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो। ऐसे कौन कौन बना सकता है? जो फैटी एसिड होते हैं वो खुद ऐसे होते हैं तो वो माइसिलीज बनाएंगे। लाइसोफोस्फोलिपिड नाम का एक फोस्फोलिपिड है जिसमें फोस्फोलिपिड जिसके पास एक ही फैटी एसिड है दूसरी नहीं है, तो वो भी माइसिलीज बनाएगा। साथ में कुछ डिटर्जेंट्स होते हैं जैसे कि सोडियम डोडिकाइल सल्फेट है, एसडीएस जिसको हम बोलते हैं, वो भी ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है जो चीजों को एक्सेप्ट करने में भी मदद करता है। अब एक यहीं पर क्रिटिकल माइसिलीज कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी आता है। ये एक वो कॉन्सेंट्रेशन है मोनोमर की जिस पर माइसिलीज बनने शुरू हो जाती है। यानी अगर मैं चाहती हूं कि माइसिलीज बने पानी के अंदर तो मुझे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मोनोमर वहां डालने ही पड़ेंगे। जैसे मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मुझे एक पूरी माइसिलीज बनानी है और बस मैं वहां 2 ही मोनोमर डालूं, तो भाई उससे कैसे बनेगी? नहीं बन पाएगी। तो एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो होनी जरूरी है माइसिलीज को बनाने के लिए उसे हम सीएमसी बोलते हैं। यानी सीएमसी वो कॉन्सेंट्रेशन है, यदि मोनोमर इतना ही है जितना सीएमसी या फिर उससे ज्यादा है तो माइसिलीज बन जाएंगी। अगर सीएमसी से कम है मोनोमर तो माइसिलीज नहीं बनेंगी। जैसे ये हमने माना कि सीएमसी है तो सीएमसी से पहले वो मोनोमर फॉर्म में ही रहेगा, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी से बढ़ गई है तो माइसिलीज बनाना शुरू कर देते हैं, इसी को हम सीएमसी बोलते हैं। दूसरा एग्रीगेशन ये है कि अगर जो हमने मोनोमर लिया है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी जो हेड वाला पार्ट है और जो टेल वाला पार्ट है वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, सेम में है, तो वहां पर ऐसे बाई लेयर बनती है। माइसिलीज मतलब माइसिलीज नहीं बनेंगी, ऐसी स्फेरिकल भी बन सकती है लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। वहां तो हमने देखा था सारे हेड एक साइड थे, सारी टेल एक साइड थी। यहां पर भी ऐसा है कि हेड भी है टेल भी है, लेकिन बाकी जो मोनोमर है वो यहीं पर इस तरीके से आ जाते हैं। तो अगर जो हमारे पास मोनोमर है उनमें दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है तो वहां 2 पॉसिबिलिटी है। पहले तो वो ऐसे लिपिड की बाइलेयर बनाते हैं और फिर ये बाइलेयर ही अपने आप को कन्वर्ट करके ये वेसिकल बना लेती है जिसको हम लिपोसोम भी बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, हालांकि ये स्टेबल है लेकिन अभी भी इतनी नहीं है, क्योंकि देखो ये साइड के जो टेल वाला पार्ट है ये अभी भी पानी के कांटेक्ट में है, तो ये चाहते हैं कि साइड से भी हम पानी में ना रहे, तो ये अपने आप को ऐसे गोल कर लेते हैं। तो गोल करने से सारे हाइड्रोफोबिक एक साइड और सारे हाइड्रोफिलिक एक साइड आते हैं। तो अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों बनते किससे हैं? सेम मोनोमर से बनते हैं दोनों, लेकिन ज्यादा स्टेबल ये होता है। इसीलिए जब आप बाइलेयर को रखते हैं तो वो खुद पे खुद कन्वर्ट हो जाती है वेसिकल में, क्योंकि इसमें इस कन्वर्जन में गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, यानी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो बाइलेयर खुद से कन्वर्ट हो जाएगी इस वेसिकल में। तो 3 तरीके से एग्रीगेशन हो सकता है, माइसिलीज बन सकती है, बाइलेयर बन सकती है और लिपोसोम या फिर वेसिकल्स बन सकती हैं।
तो लिपिड वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं प्रोटीन वाले पार्ट पर। मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होते हैं, मेम्ब्रेन में लिपिड होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, प्रोटीन होता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे मेम्ब्रेन को चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है और वो जो भी ट्रांसपोर्ट करना है वो जरूरी है, लेकिन वो तो हाइड्रोफिलिक है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसने कुछ प्रोटीन्स वहां लगा दिए हैं, मॉडिफाइड करके प्रोटीन्स लगा दिए हैं ताकि वो प्रोटीन मदद कर सके चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में। तो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो भी 3 टाइप के देखे गए हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनको हम एक्सट्रिंसिक या फिर सरफेस एसोसिएटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। दूसरा टाइप है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। और थर्ड है अपना एम्फीट्रोफिक प्रोटीन, जिनको हम लिपिड एंकर्ड भी बोलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, जो केवल पेरिफ्री पर होते हैं, अब वो पेरिफ्री पर लिपिड के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं और किसी प्रोटीन के साथ भी हो सकते हैं, दोनों को आप पेरिफेरल कहोगे। तो ये भी पेरिफेरल है और ये भी आपका पेरिफेरल है। जो मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर देते हैं या फिर आधा क्रॉस करते हैं, इन्हें आप इंटीग्रल बोलते हैं। या तो वो पूरा क्रॉस कर दें या तो आधा, दोनों ही इंटीग्रल है। ये भी इंटीग्रल है, लेकिन इसमें भी फर्क है। देखो ये भी इंटीग्रल है, ये भी, लेकिन दोनों में फर्क है। इसने पूरा पास कर दिया है, इसने आधा ही किया है, तो इनको भी अलग अलग नेमिंग दी गई है। ऐसा इंटीग्रल प्रोटीन जो कि एक ही लीफलेट को क्रॉस कर पाता है, उन्हें हम मोनोटोपिक इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर देता है, उसे हम बोलते हैं या तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं या फिर मल्टी या फिर पॉलीटोपिक इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, और इन्हीं को ही ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। सो सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल होते हैं, लेकिन सारे इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं होते। अब थर्ड टाइप है हमारा एम्फीट्रोपिक या फिर लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जिनको मेम्ब्रेन में स्टेबल करने के लिए हमने लिपिड को हायर किया है। देखो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल हैं और पेरिफेरल हैं, ये एसोसिएट किस हेल्प से हैं? यहाँ कुछ बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, यहाँ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। इन इंटरेक्शन की हेल्प से ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इन प्रोटीन को मेम्ब्रेन से एसोसिएट रखने के लिए हमें अलग से लिपिड लेके आने पड़ते हैं। हालांकि मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी है, वो नहीं, अलग से लिपिड को लेके आते हैं और प्रोटीन को उसे कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ते हैं। यहाँ कहीं पर भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ ये लिपिड और ये प्रोटीन कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होता है और फिर ये एंकर किए जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक, इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ये प्रोटीन के 3 टाइप हैं। सबसे पहले देखो, जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिनको हम एक्सट्रिंसिक या सरफेस एसोसिएटेड प्रोटीन भी बोलते हैं, इनके साथ में क्या होता है, ये पेरिफ्री पर प्रेजेंट है। और बात याद रखने वाली ये है कि पेरिफ्री पर ये किस बॉन्ड से या फिर किस इंटरेक्शन से अटैच्ड है, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये अटैच्ड होते हैं। कहां पर हो सकते हैं? जो आउटर लीफलेट है वहां भी, जो इनर लीफलेट है वहां भी। मेम्ब्रेन से भी बाइंड हो सकते हैं और जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन लगे हैं उनसे भी बाइंड हो सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि पेरिफ्री पर होने चाहिए, आइदर प्रोटीन के साथ हो या लिपिड के साथ हो, उन्हें आप कहेंगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इनको रिमूव करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम रिमूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उनको रिमूव करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके होते हैं। हम NaCl यानी कि सोल्ट को ट्रीट करके, सोल्ट का ट्रीटमेंट दे करके अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है मेम्ब्रेन जो है पेरिफेरल प्रोटीन से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। और हमारे पास ये जो सोल्ट है, NaCl है, KCl है, इनके पास खुद भी चार्ज होते हैं। तो जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो इस इंटरेक्शन को ये वीक करके प्रोटीन को बाहर निकाल के लेके आ जाते हैं। तो सोल्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पीएच को हम चेंज कर सकते हैं। पीएच चेंज कब आएगा? यदि हमारा प्रोटीन से कनेक्ट है, जो पेरिफेरल प्रोटीन है, अगर वो किसी दूसरे प्रोटीन से कनेक्ट है तो हम पीएच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड से। और अगर हमने पीएच में चेंज कर दिया है तो वो प्रोटीन के चार्ज को चेंज कर देता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वीक होकर के प्रोटीन खुद पे खुद बाहर आ जाता है।
हम चिलेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। ये कब करेंगे? यदि जो वो प्रोटीन है अगर वो कनेक्ट है किसी कैटायन से, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी हेल्प से वो मेम्ब्रेन से बाइंड है, तो ये चिलेटिंग एजेंट आकर के इन्हीं कैटायन से बाइंड करके इनको रिमूव कर देते हैं। अब अगर ये रिमूव हो गए हैं तो मेम्ब्रेन भी रिमूव हो जाती है और यहाँ पर चीजें जो है अलग हो जाती हैं। हम यूरिया को और माइल्ड डिटर्जेंट को भी यूज कर सकते हैं। डिसरप्ट कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड को या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को, जिससे वो अलग हो जाते हैं। तो ये सेपरेशन का तरीका है। अब इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। सपोज करो अगर आपको मतलब जो प्रोटीन है अगर वो बाहर की साइड है और अंदर की साइड भी है, आपको अगर बाहर वाले रिमूव करने हैं, बाहर वाले रिमूव करने हैं, तो सीधा आप जितने भी तरीके हमने पढ़े हैं ना इनको यूज करोगे और बाहर का प्रोटीन आसानी से निकल जाएगा। बाहर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है जो प्रोटीन अंदर है उन्हें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अगर सपोज करो सोल्ट दिया है तो सोल्ट अंदर तो नहीं जा सकता, तो अंदर वाले जो प्रोटीन है उनको निकालने के लिए अलग तरीका होता है। मतलब तरीका तो वही है, लेकिन हम बस इतना करेंगे कि अंदर वाले प्रोटीन को बाहर लेके आ जाएंगे। अब ये बाहर वाले हो गए हैं, तो जैसे हमने बाहर वालों को हटाया था ऐसे इनको हटा देंगे। बस हम कर इतना रहे हैं, अंदर वाले प्रोटीन को हम बाहर लेके आ गए हैं। कैसे करेंगे, कैसे बाहर लेके आएंगे? ऑस्मोटिक लाइसिस करेंगे, जो हमने कल भी पढ़ा था कि हम ऑस्मोसिस करके, एंडोस्मोसिस करके उसको बस्ट करवा देंगे, मतलब तोड़ देंगे। जैसे ही ये टूटता है तो अभी ये वेसिकल की फॉर्म में थे, अब ये बाइलेयर की फॉर्म में आ गए हैं। बाइलेयर की फॉर्म में आ गए हैं मतलब जैसे ये इस तरीके से आ गए हैं। कुछ प्रोटीन यहाँ थे बाहर वाले और ये अंदर वाले थे। अब हमने अभी पढ़ के भी आए हैं कि बाइलेयर से ज्यादा सुटेबल होता है वेसिकल फॉर्म, तो ये फिर से अपनी वेसिकल बनाएंगे। अब इस वेसिकल पर ही डिपेंड करता है। अगर ये वेसिकल ऐसे बाइंड हो गई तो जो अंदर थे ना वो बाहर आ जाएंगे, और जैसी थी ऐसे ही अगर बाइंड हो गई तो जो अंदर थे वो अंदर, जो बाहर थे वो बाहर। यानी जब ये फिर से अपनी वेसिकल बनाती हैं तो दो टाइप की वेसिकल अब आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होती है राइट साइड आउट वेसिकल, यानी जैसे वो पहले थी मतलब यहां पर थी ऐसी ही वेसिकल बन गई है छोटी छोटी। और दूसरा टाइप हो सकता है कि जो अंदर वाले प्रोटीन थे वो कुछ इस तरीके से फोल्ड हुई, अंदर वाले बाहर आ गए, बाहर वाले अंदर चले गए। उस वेसिकल को आप बोलोगे इनसाइड आउट वेसिकल। दोनों वेसिकल आ गई हैं। अब इन दोनों वेसिकल को आप पास करोगे एक क्रोमेटोग्राफी से, जिसको हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। एफिनिटी में हमने कुछ यहाँ बीड्स लगा के रखे होते हैं। ये बीड्स को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जिस चीज को भी हम अंदर रोकना चाहते हैं तो वो जो बीड लगाते हैं उस पर जो रिसेप्टर लगाते हैं वो कुछ ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसको हम अंदर रखना चाहते हैं कॉलम में, उसी से वो बाइंड कर जाए। तो यहाँ हमारे पास दो टाइप की वेसिकल है, राइट साइड आउट और इन साइड आउट वाली है। तो यहाँ हमने जो बीड्स लगाई हैं उस पर जो रिसेप्टर लगाया है वो लेक्टिन वाला है, लेक्टिन रिसेप्टर है। यानी ऐसा रिसेप्टर जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करेगा, और हमें पता है कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं, केवल आउटर मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो जो भी वेसिकल राइट साइड आउट पैक हुई है उसके बाहर पर सारे ग्लाइकोलिपिड होंगे, और जो इनसाइड आउट पैक हुई है उसके सारे ग्लाइकोलिपिड जो कि पहले बाहर थे वो अब अंदर आ गए हैं। तो जो इन साइड आउट वाली है वो तो यहाँ बाइंड नहीं करेगी, लेकिन जो राइट साइड आउट वाली है वो यहाँ बाइंड कर लेती है। तो जैसे हम वेसिकल यहाँ से पास करते हैं तो सारी वो वेसिकल जो कि इन साइड आउट है वो अलग हो जाएंगी, राइट साइड आउट वो सारी अंदर रह जाएंगी। फिर ये जो हमें वेसिकल मिली है ये हमारी डिजायरेबल है। क्यों? क्योंकि इन सभी वेसिकल में वो प्रोटीन बाहर हैं जो पहले अंदर थे। अब ये बाहर आ गए हैं, बस यहाँ अब आप सोल्ट का ट्रीटमेंट कर दोगे तो सारे अंदर वाले प्रोटीन जो बाहर आ गए थे वो बाहर से भी निकल करके अलग हो गए हैं। फिर सेंट्रीफ्यूज करोगे तो ये वेसिकल अलग हो जाएंगी और प्रोटीन अपना अलग होकर के आप उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही निकालने हैं, अंदर वाले भी बाहर वाले भी, तो क्या करोगे? तो वहां पर सेम प्रोसीजर रहेगा, बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ दोनों ही वेसिकल को आप सोल्ट से ट्रीट करोगे तो इन वेसिकल में बाहर वाले निकल जाएंगे और इन वेसिकल में जो पहले अंदर थे अब बाहर आ गए हैं वो भी निकल जाएंगे। तो सारे प्रोटीन बाहर निकल जाएंगे, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। सो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। अभी देखिए बात करते हैं इंटीग्रल की। ये इंट्रिंसिक भी होते हैं और ये मेम्ब्रेन में इम्बेड होते हैं।
ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वो हैं जो पूरा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और लगभग ये देखा गया है कि वो प्रोटीन जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो उसका जो क्रॉस करने वाला हिस्सा है वो अल्फा हेलिक्स से मिलकर बना हुआ है। ये क्या होता है? प्रोटीन की स्ट्रक्चर है जो हम बायोकेम में पढ़ेंगे। बस यहाँ याद रखिएगा कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो वो जो क्रॉस करने वाला हिस्सा है वो अल्फा हेलिक्स से मिलकर बना है 98% प्रोटीन के। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनका जो ट्रांस मेम्ब्रेन वाला पार्ट है वो अल्फा हेलिक्स ना होकर के बीटा सीटेड होता है, जिनको हम बीटा बैरिल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है पोरिन प्रोटीन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है उसमें एक पोरिन प्रोटीन होता है। ये पोरिन प्रोटीन बीटा बैरिल है, मतलब उसका अंदर वाला पार्ट जो क्रॉस कर रहा है वो अल्फा हेलिक्स ना होकर के बीटा बैरिल होता है, बट लगभग आपको अल्फा हेलिक्स में ही मिलेंगे। अब बात आती है कि कितने अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स में होने चाहिए यदि एक प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहता है। तो देखो वो डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन का जो विड्थ है वो कितना है और अमीनो एसिड के बीच में डिस्टेंस कितना है। हमें अगर ये बता दिया जाए तो हम तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने मिनिमम अमीनो एसिड होने चाहिए अल्फा हेलिक्स में ताकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। सो देखिए, हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन की जो पूरी थिकनेस है वो 5 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर की होती है। एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो 50 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें कि 20 एंगस्ट्रॉम ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक, 20 एंगस्ट्रॉम नीचे वाला हाइड्रोफिलिक और 30 एंगस्ट्रॉम बीच वाला हाइड्रोफोबिक होता है। हमें केवल हाइड्रोफोबिक से पास करना है तो हम केवल 30 एंगस्ट्रॉम को ही कंसीडर में लेंगे, और दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल डिस्टेंस जो हमें कवर करना है वो 30 एंगस्ट्रॉम है। दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.5 एंगस्ट्रॉम है। तो ये टोटल जो है 20 अमीनो एसिड निकल के आ जाते हैं ऑन एन एवरेज। अप्रोक्सीमेटली 19 से 20 अमीनो एसिड चाहिएंगे ही चाहिएंगे यदि एक प्रोटीन इसको क्रॉस करना चाहता है। तो अभी कितनी बार क्रॉस किया है उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम हाइड्रोपैथी इंडेक्स बोलते हैं। ये इंडेक्स हमें बताता है, ये प्लॉट हमें बताता है कि कोई भी प्रोटीन कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो ये किसके बिहाफ पर है? डेल्टा जी के बिहाफ पर होता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू किसी अमीनो एसिड के लिए पॉजिटिव आ गई है तो इसका मतलब है कि वो अमीनो एसिड हाइड्रोफिलिक है, और अगर किसी अमीनो एसिड के लिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आती है तो हम कहते हैं कि वो अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक है। और हमें पता है कि मेम्ब्रेन का अंदर का हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है, तो क्रॉस करने के लिए जो अमीनो एसिड है वो भी हाइड्रोफोबिक ही होने चाहिए। और कितने होने चाहिए? 19 से 20। तो ये इसी के बिहाफ पर ऐसे हमें पीक देता है। जितनी भी पीक ऊपर की साइड आई है वो माइनस डेल्टा जी को बताती हैं, और जो नीचे आई है, एक मिनट, नहीं मैं थोड़ा सा गलत कर गई हूं। डेल्टा जी पॉजिटिव आता है नॉन पोलर के लिए, क्योंकि पानी में जाकर के दिक्कत इन्हें होती है, और माइनस आता है पोलर के लिए, माइनस आता है पोलर के लिए। ये जो प्लॉट है अपना जीरो से नीचे, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, यानी यहां पर जो पीक आई है वो हाइड्रोफिलिक की आएगी, यहां पर जो पीक है वो हाइड्रोफोबिक की आएगी। और हमें हाइड्रोफोबिक की पीक देखनी है क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमें हाइड्रोफोबिक ही चाहिए। तो जितनी ज्यादा ये पीक होंगी उतनी ही बार क्रॉस किया गया है। जैसे आप देखो यहाँ 1 टाइम क्रॉस किया है, यानी जो भी प्रोटीन है ये एक ही बार क्रॉस किया है। यहाँ पर आपको दिख रही है 7 पीक है, तो मतलब उस प्रोटीन ने मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस किया है, तो ये हाइड्रोपैथिक हो गई है। ठीक है, अभी सेपरेट कैसे करोगे? जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से कनेक्ट है टू द सराउंडिंग लिपिड, तो उनको हटाने के लिए हमें कुछ ऐसा ही चाहिए जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को ओवरकम कर सके। तो यहां पर हम यूज करते हैं डिटर्जेंट का, वो माइसिलीज बनाती है। जैसे देखो ये अपना प्रोटीन है इंटीग्रल, मुझे इसको निकालना है। क्यों निकालना है? मैं इसके बारे में पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने डाल दी है डिटर्जेंट के मोनोमर, फिर यहाँ सीएमसी कर दी है, तो वो ऐसे माइसिलीज बनना शुरू हो जाती है। ऐसे ही काम मैंने यहाँ पर किया, आसपास ना ये डाल दी है डिटर्जेंट, तो ये जाकर के इस प्रोटीन से एसोसिएट होकर के उसकी चारों तरफ माइसिलीज बना देते हैं और झटके से उसको बाहर निकाल के अलग कर देते हैं।
तो इंटीग्रल प्रोटीन को हटाने के लिए मैं सोल्ट नहीं दे सकूंगी, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो तो है ही नहीं, हाइड्रोफोबिक है। तो यहां पर मैं हाइड्रोफोबिक को हटाने के लिए यूज करूंगी ऐसे कंपाउंड का जो माइसिलीज बना सकते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने का तरीका ये हो जाएगा। आगे देखिए, जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, थर्ड कैटेगरी लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, इसमें आप याद रखेंगे एकमात्र ये ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अभी तक हमने पढ़े पेरिफेरल, इंटीग्रल, उन सब में कोवेलेंट नहीं होता है, नॉन कोवेलेंट होता है। लेकिन जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है वो प्रोटीन लिपिड से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो देखिए, कोवेलेंटली अटैच्ड लिपिड एंकर some membrane protein. So some membrane protein are covalently linked to one or more lipid which may be of several types. जो लिपिड हम वहां पर यूज करेंगे प्रोटीन को एंकर करने के लिए या प्रोटीन से अटैच्ड होने के लिए, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे देखिए, लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो सकती हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। आइसोप्रेनोइड हो सकते हैं, स्टिरोल हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटाइडल इनोसिटोल हो सकता है। जैसे देखो, ये अपनी पूरी मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास में एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को मैं एंकर, मतलब इस प्रोटीन को मैं मेम्ब्रेन से कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो ये प्रोटीन ना ही तो पेरिफेरी पर इकट्ठा होना चाहता, ना ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहता, वो मेम्ब्रेन के पास तो रहना चाहता लेकिन थोड़ा दूर रहना चाहता है। जैसे देखो यहाँ पर, तो इस प्रोटीन को मैं कंबाइन कर दूंगी एक लिपिड से और उस लिपिड को मैं मेम्ब्रेन में लगा दूंगी। सो ये जो लिपिड हमने लिया है और ये जो प्रोटीन है, ये आपस में बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर वो लिपिड जाकर के वहां बाइंड हो जाता है। और वो लिपिड कुछ भी हो सकता है, एक फैटी एसिड भी, आइसोप्रेनोइड भी, स्टिरोल भी, या फिर जीपीआई भी हो सकते हैं। सो अगर ये जो मैंने यहाँ हायर किया है ये एक फैटी एसिड है, वो भी कौन सी, मिरिस्टिक जो फैटी एसिड होती है वो है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट, वो बनता है एमाइड लिंकेज बिटवीन टर्मिनल ग्रुप ऑफ अमीनो ग्रुप एंड मिरिस्टिक एसिड। तो ये बन गया है एमाइड लिंकेज, और फिर वो फैटी एसिड यहाँ एंकर हो गया है, तो मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो गया है हमारा प्रोटीन। यहां पर भी मैंने कनेक्ट किया है प्रोटीन को मेम्ब्रेन से, लेकिन जो फैटी एसिड लिया है वो थोड़ा अलग है। अलग कौन सा है, पाल्मिटिक जो फैटी एसिड है वो लिया है। और प्रोटीन का क्या लिया है, प्रोटीन का मैंने लिया है सिस्टीन अमीनो एसिड लिया है जिसके पास सल्फर होता है। तो यहां पर बन जाता है थायोएस्टर लिंकेज बिटवीन द सिस्टीन अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन एंड पाल्मिटिक ग्रुप। तो ये भी एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है। और यहां पर देखो, यहां मैंने कोई फैटी एसिड नहीं ली है, यहां मैंने लिया है आइसोप्रेनोइड यूनिट। ये 5 मेंबर की एक स्ट्रक्चर होती है, तो ये 3 टाइम ले ली गई है यहाँ पर। और फिर इसके और प्रोटीन के बीच में, प्रोटीन का अगेन हमने यहाँ सिस्टीन अमीनो एसिड ही लिया है, तो सल्फर के और उसके बीच में बनता है थायो ईथर बॉन्ड। आप याद रखेंगे, अगर पाल्मिटिक एसिड है तो बनाता है थायोएस्टर, अगर आइसोप्रेनोइड यूनिट है तो वो बनाती है थायो ईथर लिंकेज। इसको फर्निसाइल एंकर भी बोलते हैं, क्योंकि फर्निसाइल का मतलब होता है कि अगर आपने आइसोप्रेनोइड 3 यूनिट ली है तो वो बन जाता है फर्निसाइल। फर्निसाइल का ही जो ग्रुप इससे अटैच होता है उसको बोलते हैं प्रेनाइल ग्रुप। तो यहाँ पूरा अटैचमेंट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज से एंकर्ड करवा रहे हैं। यहाँ फैटी एसिड से करवाया है, यहाँ भी, और लेकिन यहाँ हमने फर्नेसाइल ग्रुप लिया है। अब एक और इसमें वेरिएशन आता है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन का, जिनको हम ग्लाइकोसाइल फोस्फेटाइडल इनोसिटोल बोलते हैं, जीपीआई एंकर बोलते हैं। अभी आप देख के आए हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ फोस्फेटाइडल इनोसिटोल, अगर वहीं पर मैं ग्लाइकोसाइल कर देती हूँ, यानी बहुत सारे अदर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देती हूँ, तब जाकर के बन जाता है ग्लाइकोसाइल फोस्फेटाइडल इनोसिटोल, और उसी की हेल्प से मैं एंकर करवाती हूँ। जैसे डायग्राम देखो एक बार, विजिबल होगा शायद, हाँ देखो, बस मैं बता देती हूँ। ये अपनी पूरी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में ये है फोस्फेटाइडल इनोसिटोल, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। कैसे,
फोस्फेटाइडल इनोसिटोल, 2 फैटी एसिड, फोस्फेट उस पर लगा है इनोसिटोल, तो ये तो हो गया फोस्फेटाइडल इनोसिटोल जो कि मेम्ब्रेन से एंकर होगा। अब ये खुद किससे जुड़ेगा? प्रोटीन से। कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड से, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। देखो क्या आएगा अब, ये जो अपना प्रोटीन है इसके पास एक टर्मिनस है, कौन सा है? कार्बोक्सी टर्मिनस, ये वाला पार्ट है, और यहीं पर ये कनेक्ट होता है मैनोज से। यानी जो अपना प्रोटीन है इसके पास है इथेनॉल अमीन, ये क्या है? फोस्फो इथेनॉल अमीन है। जैसे कि ये अपना इथेनॉल आ गया है और फोस्फो इथेनॉल है, तो फोस्फो इथेनॉल जो है इस तरीके से आकर के यहाँ मैनोज से कंबाइन हो जाता है। तो ये अपना इनोसिटोल हो गया है पूरा। इस इनोसिटोल का मुझे डेरिवेशन करना है ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके। तो यहाँ ऐड हुए हैं, गैलनेक ऐड हुआ है, मैनोज 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 मैनोज, और फिर इसी एक मैनोज से फोस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, और फिर यहाँ इथेनॉल अमीन आ गया है, तब ये प्रोटीन से फिर कंबाइन हुआ है। तो उसको बोलते हैं जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। इसे बोलेंगे जीपीआई एंकर्ड, यानी अपना प्रोटीन किसकी हेल्प से एंकर हुआ है? जीपीआई की हेल्प से। एंड व्हाट इज जीपीआई? ग्लाइकोसाइल फोस्फेटाइडल इनोसिटोल। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं आपके जीपीआई। इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अब ये जो जीपीआई है या फिर कोई भी जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है वो जुड़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। तो वहां पर आप कोई किसी माइसिलिस बनवाकर नहीं हटा सकते हो, सोल्ट देकर नहीं हटा सकते हो, वहां तो हमें स्पेसिफिक एक प्रोटीन ही चाहिएगा या फिर कोई एंजाइम ही चाहिएगा जो उस कोवेलेंट बॉन्ड को कट कर सके। तो यहाँ अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉस्फोलिपेज सी, जो आकर इस बॉन्ड को तोड़ देता है जिससे कि ये प्रोटीन अलग हो जाता है। तो सेपरेशन के लिए हमें कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके एवरीवन, अभी एक टेक्निक थी सेल फ्यूजन की, मतलब ये सेल फ्यूजन बताया गया है इसलिए कि ये बताने के लिए कि हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइड है, लेकिन वो फ्लूइड केवल लिपिड की वजह से ही नहीं बल्कि प्रोटीन की वजह से भी है। लिपिड तो मूव करते ही हैं फॉर श्योर, हमने पढ़ा है 4 टाइप की मूवमेंट होती है, लेकिन प्रोटीन भी मूव कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक रिवर को तुम सोच के चलो कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ है ना, और उस पानी पर तुमने सपोज करो कागज की नाव डाल दी है ना, वो पानी भी मूव करता रहता है। अब जब पानी मूव कर रहा है तो वो नाव भी तो मूव करती है। ऐसे यहाँ पर है कि जब लिपिड्स मूव कर रहे हैं तो प्रोटीन भी मूव करता है, हालांकि एज कंपेयर टू लिपिड्स थोड़ा कम मूव करता है, लेकिन प्रोटीन भी मूव करता है। इसी वजह से ओवरऑल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेजर होती है। तो इसी को दिखाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था सेल फ्यूजन का। इसमें एक माउस का सेल और एक ह्यूमन का सेल लिया गया, इसमें जितने भी प्रोटीन थे उनको फ्लोरेसेंट कर दिया गया। माउस को शायद ग्रीन से किया था और ह्यूमन को रेड से किया था। जब हमने उन दोनों को फ्यूज करा तब तो बिल्कुल अलग अलग थे, ग्रीन एक साइड और रेड वाला एक साइड, लेकिन जब कुछ टाइम के लिए उसको रखा तो देखा गया कि वो सारे जो है मिक्स हो गए हैं। हमने जो डाई लगाई थी फ्लोरेसेंट वो केवल प्रोटीन पर लगाई थी, लेकिन कुछ समय के बाद देखा गया कि वो हर जगह फैल गए हैं, यानी रेड वाले ग्रीन वाले मिक्स हो गए हैं। वो मिक्स क्यों हुए हैं? क्योंकि प्रोटीन भी मूव कर रहे हैं, इसीलिए वो मिक्स हो जाते हैं। और इसी को देखने के लिए कि कौन कितना फास्ट मूव करता है, हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको फ्रैप बोलते हैं, यानी फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। मेरे पास एक प्रोटीन था और इस प्रोटीन को मैंने फ्लोरेसेंट डाई से फ्लोरेसेंट कर दिया है। सभी प्रोटीन पर मैंने ये डाई लगा दी है। फिलहाल मैं बस केवल प्रोटीन के बारे में पढ़ रही हूँ, क्योंकि लिपिड का तो मुझे पता है, वो तो मूव करते ही हैं, हम प्रोटीन का देख रहे हैं। सो सभी प्रोटीन पर जो है मैंने फ्लोरेसेंट डाई लगा दी है। उसके बाद फिर मैंने ब्लीचिंग की है, यानी कुछ को रैंडमली वहां से हटा दिया है। पहले सब पर लगाया, फिर कुछ पोर्शन को वहां से हटा दिया है, और फिर देखा गया कि वो फिर से रिकवर हो रहा है। जैसे फ्लोरेसेंट किया, फिर ब्लीचिंग की तो पूरा कलरलेस हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद वो रिकवरी हो गई है। रिकवरी कैसे हुई कि कुछ पार्टिकल कहीं और से आकर के यहाँ आ गए हैं, तो वो जितना ज्यादा ब्लीच हुआ था उससे थोड़ा रिकवर हो गया है। इसी से हम एक ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं कि यहाँ इस टाइम पर हमने टाइमिंग देखते हैं कि इस टाइम पर हमने ब्लीच किया था, कितने टाइम पर रिकवरी होनी शुरू हुई है।
इसी से हम बता सकते हैं कि कौन कितना फास्ट मूव करता है। अगर मैं यही ग्राफ ड्रॉ कर दूं दो के लिए, एक में दिखाऊं कि जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर है, एक में नीचे है, तो जो ऊपर वाला है उसने फास्ट रिकवरी की है एज कंपेयर टू जो नीचे वाला प्रोटीन है। और ये रिकवरी किस पर डिपेंड करती है कि वो प्रोटीन कैसा है। सपोज करो प्रोटीन बस एक ही बार क्रॉस किया है मेम्ब्रेन को तो वो फटाफट मूव कर लेगा, लेकिन कोई ऐसा हो जो 14 टाइम मूव किया हो तो खुद सोचो उसे चलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मतलब उसकी रिकवरी थोड़ी लेट होगी। तो हम यहां से बता सकते हैं कि कौन कितना फास्ट रिकवर करता है। ओके एवरीवन, इसको फ्रैप टेक्निक बोलते हैं। आ गई बात समझ? तो ये आपका रिवीजन हो गया है स्ट्रक्चर का, ठीक है। पीवाईक्यूज जो है हम किसी और दिन रिवाइज कर लेंगे सारे, अभी मैं लेके भी नहीं आई हूं, तो इसको अच्छे से तुम पढ़ के फिर किसी दिन इसके पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। मिरिस्टोइल जो है, मिरिस्टोइल एक वो है फैटी एसिड है, मिरिस्टिक फैटी एसिड है, एक जैसे पाल्मेटिक है ऐसे ही मिरिस्टिक है। फर्निसाइल 3 यूनिट होती हैं, फर्निसाइल 3, जेरेनाइल 2, फर्निसाइल 3, जेरेनाइल जेरेनाइल 4। हाँ, ये जो स्पेक्ट्रिन है, कायरिन है, बैंड 3 है, इनको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में, क्योंकि इनका रोल ट्रांसपोर्ट में होता है तो वहां पढ़ाया जाएगा। माइसिलीज सर्कल फॉर्म करते हैं या करते हैं क्या, स्फेरिकल फॉर्म होता है? हाँ हाँ, माइसिलीज स्फेरिकल होते हैं लेकिन बाइलेयर नहीं है, जबकि लिपोसोम और वेसिकल जो है, वेसिकल जो है वो 2 लेयर से बना हुआ सर्कल होता है। हाँ, ये तुम्हें मैंने देखने के लिए कहा था कि लिपिड राफ्ट प्लांट में मिलेंगे या नहीं, देखा तुमने? हाँ, यूट्यूब पे क्लास होगी। अभी कितना टाइम रह गया है? 10 मिनट रह गई हैं। पीवाईक्यूज जल्दी ही कर लेंगे। एक काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला पढ़ के और फिर सबके पीवाईक्यूज साथ में कर लेंगे, ये वाले भी और ट्रांसपोर्ट वाले भी। ठीक है, चलो फिर ठीक है। तो हम, हाँ, पीडीएफ में सेंड करूंगी, थोड़ा टाइम दो मुझे। अभी तो यूट्यूब की क्लास है, यूट्यूब की क्लास के बाद पीडीएफ सेंड कर पाऊंगी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी ही अभी नई क्लास के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।